इस थोड़ा सा नया टाइप का है, कीजिए, थोड़ा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए इसको। देखिए इसको। चलिए, आंसर कुछ सही का आया होगा, मैच करा लीजिएगा। कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is placed in uniform electric field. Find the acceleration of particle, velocity and displacement at time t. तो ध्यान ये रखना है कि हमको यहाँ पर एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और आई थिंक ये तीनों फार्मूला आप जानते होंगे। एक्सेलेरेशन निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है फोर्स बाय मास। वेलोसिटी के लिए और एक चीज और ध्यान देने की बात है कि इसको जस्ट प्लेस्ड किया है, जस्ट प्लेस किया है। प्लेस करने का मतलब है कि इनिशियल स्पीड 0 है इस क्वेश्चन में। देखो, अब छोड़ो, देख मैच कर लेना, जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लास्ट क्लास में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है ना। ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यानी हर जगह बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन से की हेल्प से शो कर सकते हैं। तो अगर लाइन के बीच में स्पेसिंग जो है अगर इक्वल है, ये दोनों के बीच का स्पेस जो है इक्वल है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू को जस्ट प्लेस किया तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अब हमको फोर्स मालूम है तो हम फोर्स को लिख सकते हैं एम इंटू ए और क्यू इंटू ई। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलेरेशन हो जाएगा हमारा क्यू ई बाई एम, ये एक्सेलेरेशन निकल गया। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्सेलेरेशन पार्ट। फिर वेलोसिटी पूछ रहा है एट टाइम टी, सब टाइम टी। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है हमारा, क्यू 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 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब इसको जस्ट प्लेस किया है तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड जो है हमारी 0 है, यानी वेलोसिटी। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एट टाइम टी पे हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो u है हमारी 0 और a है हमारा क्यू ई बाई एम, बस सिंपल, और इंटू टी। तो यानी वेलोसिटी हमारी आ गई क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये हमको वेलोसिटी दिया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्वेश्चन में दे ही दिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टाइम दिया हुआ है तो यू टी ये तो 0 हो जाएगा, हाफ ए, ए मीन्स क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। यानी एस इज इक्वल टू हो गया हमारा क्यू ई बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स यूज हुआ है, बस काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, समझो, ठीक है। मैं आगे चलूँ। अब क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर अपना से कर लेंगे। आइए, एक और क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, देखिए इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट दे रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई आंसर बताएगा मुझे? वर्बल भी आंसर कर सकते हैं इसको।
हाँ, किसी का आंसर आया? कोई बताएगा? ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आपको टेंशन नहीं लेने का है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे कुछ नाम है, उससे क्या टेंशन है। बस ये बता रहा है कि प्लेट्स, दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स है, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो सपोज मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ऑब्वियसली बात है ऊपर ही होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि इस पर एक वेट तो लगेगा ही नीचे, और ऊपर में एक फोर्स लगेगा QE। ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि mg इज इक्वल टू QE। ठीक है, ये तो कंडीशन आ गई। अब कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज बॉडी। यहाँ तो एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि फोर्स जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिवर्स कर दिया, यानी अब चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, mg तो लग ही रहा था, और एक QE भी नीचे की तरफ लग रहा था। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी mg प्लस QE इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमको मालूम है कि QE और mg इक्वल है, क्योंकि E का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। तो इसको हम QE को mg की जगह लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2mg इज इक्वल टू ma, यानी कि m और m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 2g। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आपसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात पूछ रहा है। वैसा ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। होमवर्क कर लीजिए इसको, वही सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। वही वेट बैलेंस करने वाला mg और QE वाला, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अ, सब सेम टाइप का ही एक जैसा क्वेश्चन है, PDF मिल जाता तो तुम लोग को प्रैक्टिस में आसानी हो जाती है। खैर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही, लेकिन थोड़ा अच्छा है। करो इसको। सर आगे वाला क्वेश्चन दीजिए। कौन, ये वाला, ये जो किया था, ये वाला? हाँ सर, इसके बाद। इसके बाद नोट करना है, सर जी सर। नोट कर लो, ये होमवर्क कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन ही ऐसा है। चाहो तो फाइंड कर लो उतना देर में, जितना देर में लोग नोट कर रहे हैं, तो दूसरे सेंटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सर हो गया। हो गया, मेरे यहाँ पावर चला गया, अंधेरा हो गया। चलो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने दिया था, हाँ, ये वाला था। करो इसको।
आंसर बताइएगा इसका। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, और ये अभी जो किया था दोनों को मिक्स कर दिया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम। तो निकालेंगे तो तभी तो निकालेंगे या डालेंगे, तभी तो वो चार्ज होगा। और चार्ज होगा तो मतलब निकालना है या डालना है, क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि ऐड करना है या रिमूव करना है। उसके लिए कैसे करेंगे सोचिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आया किसी का? चलिए मैं करता हूँ। देखिए, बैलेंस करना है किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, बैलेंस करना है 10 mg का, तो यानी मास m है। तो बैलेंस करने के लिए आपको mg तो नीचे हमेशा रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इस पर फोर्स ऊपर लगना चाहिए। इसका मतलब ये जो चार्ज बॉडी होगा वो प्लस में होगा। और प्लस में कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से बाहर निकलेगा, यानी रिमूव किया जाएगा, तभी हो सकता है। तो हम यहाँ हेल्प से, क्योंकि वो क्या है, स्टेशनरी है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से हम क्यू फाइंड कर सकते हैं एम जी अपॉन ई। और एम दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, यानी 10 × 10⁻³ जी है 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ 100। तो अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, चार्ज हमारा आ गया, अच्छा सॉरी, मिलीग्राम है ना, 10⁻, एक और 3 - 3 से ये करेंगे क्योंकि चार्ज बहुत कम आ रहा था। 10⁻⁻⁶ कूलम आ गया, ये आपका चार्ज मिल गया है। तो याद होगा, आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड या फिर इलेक्ट्रॉन्स एडेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड क्या हो जाएगा, आप टोटल चार्ज बाय ई। याद करो ये वाला फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू एनी, तो एन निकालना, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होगा, ई। तो क्यू हमारा आया 10⁻⁻⁶, और ई है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻13 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻12 अपॉन 1.6, और 10/1.6 करेंगे तो आई थिंक 6.25 आना चाहिए। 6.25 × 10⁻12 ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड जो आपने नोट भी किया था, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चार्ज ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू F/Q से, ठीक है ना। F दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, छोड़ो हटाओ, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है आई थिंक। तो इसको कीजिए और आंसर बताइए। कोई आंसर बोल नहीं रहा, मुझे खुद करना पड़ रहा है। थ्री चार्जेस ऑफ रेस्पेक्टिव वैल्यूज, सब तो फिगर में दिखा ही रखा है। यहाँ पे 3 चार्जेस सर है। दीजिए ना। क्या चीज? पिछला क्वेश्चन, लास्ट पेज वाला क्वेश्चन क्या? हाँ सर। ये वाला? नहीं सर।
ये वाला, ये अच्छा देख लो, पूछ रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है, और कह रहा है कि उस पॉइंट पर जब हम कोई चार्ज 2 माइक्रोकूलम रख रहे हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किधर, जे डायरेक्शन में। जे का मीन्स क्या होता है, अगर हम एक्स वाई की बात करें तो जे मेरा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इधर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका मतलब है कि ई भी मेरा ऊपर ही लगेगा, यानी कि ई का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर ही होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ईज, डिफिनेशन ही था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू करेंगे। तो एफ कितना है हमारा 5 इंटू, चलो वेक्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं सबसे अच्छा, 5 इंटू 10⁻⁻2 जे कैप। ठीक है, अपॉन चार्ज, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6, इसको ऊपर भेज दीजिए तो 10⁻⁴ हो जाएगा, और 5/2 का मतलब हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, और डायरेक्शन जे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। ठीक है, इसलिए आसान था, इसे छोड़ दिया था तुम लोग, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग किए होगे +2 में। ठीक है ना, हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे वो वाला देखो, मैंने पहले भी बोला था कि इस चैप्टर में आपको वेक्टर की पूरी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेशन भी किया है, वेक्टर देखा भी था। तो यहाँ पर भी वही मामला होगा, आपको वेक्टर यूज होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे आपका वेक्टर यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैं ही कर देता हूँ इसको। यहाँ पर 3 चार्जेस है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी निगेटिव है। तो अगर हम बात करें, पहले तो मिला दे, पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सब चार्ज से इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये माइनस है, तो माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, उसी चार्ज की तरफ ऐसे। ये भी माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा। और आई थिंक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ठीक है ना, खैर हम इसको E1 E2 कर देते हैं, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है ना, हमको मालूम है, एक मिनट, 1 2 3 3 कर दो इसको। हमको मालूम है कि E1 और E2 का E3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, E2। ठीक है, अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। आई थिंक वेक्टर में आप लोग बहुत इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, रिजल्टेंट निकालने वाले। एंगल आप देख सकते हैं, एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, ये भी 1 मीटर दिया हुआ है, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये भी एंगल हो जाएगा 45। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 45। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 45 85, ये तो 90 हो गया। तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, E1 और E3 का रिजल्टेंट जो है वो किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, √2E1 या E3। ठीक है ना, याद है ना, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो वेक्टर होता है सेम मैग्नीट्यूड का, जैसे ए है और ए है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका एंगल बाइसेक्टर पे होता है, यानी 45 डिग्री पे, और √2a होता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी आप जानते हैं। ठीक है, तो अब √2E1 नीचे है और E2 ऊपर है, तो अब मैग्नीट्यूड लिख के हम देख लेते हैं कि क्या होगा। E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ/R², यही तो होता है फॉर्मूला। के की टर्म में ही रहते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा, के की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू कितना दिया हुआ है, 2√2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन R², लेंथ क्या है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, चलो ठीक है। तो ये हो गया 2√2 इंटू 10⁻⁻6 के। ठीक है, अच्छा, E1 निकाल लें या E3 निकाल लें, सब एक ही बात है। तो E1 के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा √2 मीटर। ठीक है, तो E1 का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो के क्यू की जगह पे लिखेंगे √2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस है √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √2/2 इंटू 10⁻⁻6 और के, ये E1 आ गया। अच्छा, अब देखो नेट नेट फोर्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 माइनस √2E1। तो E नेट हम डायरेक्ट लिख दें अब इसको,
क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो E2 माइनस √2 E1। E2 कितना है हम लोगों ने फाइंड किया है, E2 2√2 इंटू 10⁻6 -6 K, और ये √2 E1 है, तो √2 से √2 को मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, 2√2 - 1 इंटू 10⁻6 K। चाहो तो K का वैल्यू पुट कर देना, अगर ऑप्शन में रहेगा K का वैल्यू। अच्छा, तो डायरेक्शन किधर हुआ, नेट नेट का डायरेक्शन किधर हुआ, नेट डायरेक्शन किधर हुआ, अपवर्ड हुआ ना, ठीक है, तो सही है, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुआ है, देख लो। E2 2√2 था चार्ज, सही है, 2√2 हो गया, 2√2 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस 1 मीटर है। इसका हो गया √2 और डिस्टेंस है √2, 1 और 1 √2 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2/2 1, हाँ ठीक है, सही है, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, तो ये वेक्टर का क्वेश्चन था बेसिकली, और क्या। तो वेक्टर आपका अच्छा रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, नीट का एग्जाम, नीट का क्वेश्चन है, नीट के पेपर का क्वेश्चन है। आई थिंक आंसर भी आपको शायद रटा हुआ होगा, अगर आपने नीट के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लिया होगा तो, या नहीं भी है तो आप इजीली बिना पेन उठाए भी आप इसको बता सकते हैं क्या होगा। आंसर बताइए, इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप खुद से करें, आंसर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बता रहे हैं कोई, या अल्लाह, क्या हुआ, किसी का नहीं है इतने जल्दी, अरे आ जाना चाहिए अब तक आ जाना चाहिए। अभी इस तरह का क्वेश्चन ने किया था हम लोगों ने, वो टाइम की बात हो रही थी, यहाँ टाइम नहीं है, डिस्टेंस की बात हो रही है। 1 सही जवाब, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, इसका 1 ही आंसर होगा, ये आपके नीट का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन रह गया, काइनेटिक एनर्जी, ये भी शायद आया हुआ ही एग्जाम में, फिल द ब्लैंक से काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के साथ ये को निगलेक्ट करने को कह रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले वाला सॉल्व कर दूं मैं, ये वाला काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, चलो देख ही लेते हैं, कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सीलेशन होगा, तो एक्सीलेशन कितना हो जाएगा, F/q। देखो हम दो मेथड से करके बता रहे हैं इसको, F को लिख सकते, F को क्या लिखेंगे, Q इंटू, एक मिनट सॉरी, M होगा ना, हम क्या लिख रहे हैं यार, F/m, और F क्या है, QE, तो QE/m हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। और रेस्ट में था तो ऑब्वियस सी बात है कि U जो है हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हमको y डिस्टेंस के बाद स्पीड बतानी है, तब तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, v² = u² + 2as, ठीक है। तो u तो 0 है, और a हमने फाइंड कर लिया है QE/m, ठीक है, और s मेरा y है, तो ये हमारा v² आ गया, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है ना। तो 1/2 m, v की जगह लिख दो 2 QE/m इंटू y, m और m कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरा आ गया QEY, ठीक है। हाँ बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और मेथड देख लीजिए, जब इसको मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ तो एक और मेथड बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। फोर्स यहाँ क्या है, QE है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, Y है। तो ये वर्क डन हो गया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हो गया QEY, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही तो हमको निकालना है, इनिशियल तो जीरो है क्योंकि स्पीड जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया QEY। वन लाइन सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन पूरी फिजिक्स में घूमता रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन इसमें, देखो कितना टाइम लगा, और ये देखो कितना जल्दी हो गया। ये तो हमने लिखा 4 लाइन अलग बात है, लेकिन तुम तो पहली बार में समझ गए कि वर्क आया QEY, तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल जीरो है ही, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया QEY। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ गया। आइए, ये भी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में ही आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइम कह दिया है। वहां डिस्टेंस था, यहाँ टाइम है। तो टाइम वाला क्वेश्चन तो एक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपसे हमने बैक करूं, कॉपी नहीं हुआ। चलिए, जब हो जाएगा तो बोल देना। उधर जाओ बेटा, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। हम्म, सर हो गया। हो गया। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। सेम वही क्वेश्चन याद है करो, अभी हम लोगों ने टी का एक क्वेश्चन किया था, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा हुआ था, उसमें डिस्प्लेसमेंट था, इस वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था। तो आई थिंक यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, नोट भी मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। चलिए, ये भी तो नीट का ही क्वेश्चन है, और उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, अचानक से फील्ड को नीचे कर दिया। अच्छा, ट्राई कीजिए, चलिए ट्राई, नोट मत कीजिएगा, ट्राई कीजिए इसको, नोट मत कीजिए, ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। नीट का ही क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर मेरे पास है नहीं, मोबाइल में होगा कितना। हाँ, नहीं मोबाइल में भी तो, छोड़ो हटाओ। तुम लोग पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, आया हुआ है ना ये नीट में। आया कुछ आंसर, नीट में ही आया हुआ है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, 2 है। पहला सर स्मॉलर होगा क्या? मेरे को याद नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए तो कहा क्वेश्चन बैंक है वहां पे, किसी के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें तुरंत आंसर मिल जाएगा, मेरे पास तो मिल नहीं रहा है, मतलब पता नहीं कहाँ है, अब रूम छोड़ के जाना पड़ेगा। देख लो, तुम लोगों के पास होगा तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरे को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कैसे क्या होगा। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। है किसी के पास क्वेश्चन बैंक वहां पे? तो पहला ही आंसर है क्वेश्चन मिल, ये वाला क्वेश्चन मिला क्या? क्वेश्चन बैंक नहीं है सर। अच्छा, क्वेश्चन बैंक नहीं है, हाँ, 2000 हमको मिल गया, 2018 में आया था, 2018 का क्वेश्चन है ये।
2018 मैं आंसर देख लेता हूँ, अगर सही है तो फिर नहीं सॉल्व करूँगा, नहीं सॉल्व करूँगा, गलत होगा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 18 का ऑप्शन नंबर है ए, स्मॉलर। हाँ सही है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, इसलिए हमको लग रहा था कि आप लोगों से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर ए सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1 मिनट, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 18 नहीं था, 2018 था। क्वेश्चन नंबर तो कुछ और है। 1 मिनट, हाँ था, उसका भी सही है, ठीक है, ए आंसर। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ ईयर, ट्राई करना तुम लोग। अब नीट का क्वेश्चन मिल गया, टॉय कार 2018, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी ट्राई करके देखना, 2018 का है, पिछला भाई 2018 का था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर काइनेमेटिक्स फिर यूज होगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी है, करके देखना, ठीक है। अभी नहीं करा रहा, सिंपल है। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है, याद है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन याद है? फॉर्मूला वगैरह बता दो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट याद है फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट का? टाइम ऑफ फ्लाइट याद है किसी को? नहीं याद है, कैसे काम चलेगा? 2u sin θ/g। उसके बाद पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, टी छूट गया था, मैक्सिमम हाइट यानी h, इसका फॉर्मूला याद है? वो भी नहीं याद है, सब भूल गए। u² sin² θ/2g। रेंज, ये भी नहीं याद होगा। क्वेश्चन नोट कर लो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, फॉर्मूला यही लगेगा, u²sin2θ/g। अच्छा, ये जो g हम लिख रहे हैं ना, बेसिकली एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जी थोड़ी ना, जी को तो यहाँ पर आपको नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट द ग्रेविटी। तो जी की जगह क्या हो जाएगा, ई नीचे की तरफ लग रहा है, और ई की हेल्प से हम ए निकाल सकते हैं, मतलब जी भी तो एक्सेलेरेशन ही है ना। तो यहाँ पर आप जो 2g लिखा है 2a लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मतलब फॉर्मूला ऐसा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे ए लग रहा है, जी नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्यू है तो QE/m, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को नोट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, नोट कर लिया? नहीं सर। अच्छा कर लीजिए, तब नोट कर लीजिए। फॉर्मूला भी आपके साइड में लिख दिया आपके हेल्प के लिए, सर्किल करके हमने बताया कि वहाँ जी की जगह एक्सेलेरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। सर हो गया। ठीक, चलो थोड़ा इसको ट्राई करके देखिए। SHM का क्वेश्चन है, SHM का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ दिया हुआ है
सिंपल प्रॉब्लम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है ना लोगों को? टी इज इक्वल टू क्या होता है 2π√L/g। वो नॉर्मल होता है जब सिंपल पेंडुलम जो है आपका सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है तो होता है, ठीक है। मतलब यू टाइम पीरियड है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक मिनट, नेग्लेक्ट करने को तो नहीं कह रहा। गिवन चार्ज पेंडुलम सस्पेंडेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर, देन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो देखो पहले तो मीन पोजीशन पता करना पड़ेगा ना। याद करो इसमें हम लोग मीन पोजीशन कैसे पता करते थे? नेट फोर्स जीरो, यानी कि T इज इक्वल टू mg, यही तो करते थे ना। T इज इक्वल टू mg, ये g जो लिखते थे, g क्या होता था? नीचे की तरफ जो लगता था, मतलब g यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि मास दिया हुआ है इसका मतलब ग्रेविटेशन फील्ड भी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे। याद करो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग जी इफेक्टिव ही निकालते थे, अगर डायरेक्ट करते थे तो जी इफेक्टिव करते थे। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो G+A कर देते थे, लिफ्ट नीचे जा रही तो G-A कर देते थे, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो जब हम इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये सिंपल पेंडुलम जो है यहाँ आके रुक जाएगा, ये उसका मीन पोजीशन हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब जो फील्ड वाला फोर्स है, एक mg इधर और एक QE इधर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई मीन नेट फोर्स जीरो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट T के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स इन दोनों का। तो हम ये दोनों की वजह से जो G इफेक्टिव आएगा, यानी यहाँ से A निकाल लेंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना है QE/m, और इसका एक्सेलरेशन क्या है G है। इन दोनों का हम नेट निकालेंगे, उसको हम G इफेक्टिव बोल देंगे, या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो G इफेक्टिव जब हम लिखेंगे तो G इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा G² प्लस Q² E² ये G इफेक्टिव आ गया, बस इसी में G इफेक्टिव की वैल्यू को पुट कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बस समझने की बात थी। अगर आप समझ गए तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किए होंगे। वो कार का भी प्रॉब्लम था, कार में भी एक सर सिंपल फिर से पेंडुलम। बताइए ना। अच्छा रुक जाओ, कार का क्वेश्चन याद है? इस तरह के क्वेश्चंस आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किए थे कि भाई एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ चला गया, ठीक है, तो आप जो है ये बताइए कि इस पर टेंशन कितना लग रहा है, याद है इस तरह का क्वेश्चंस? तो वहां पर भी हम लोग जी इफेक्टिव का ही कॉन्सेप्ट यूज करते थे। एक इधर mg लग रहा था और एक इधर सीडो फोर्स लग रहा था, याद करो, याद है कुछ सीडो फोर्स? तो हाँ सर। हम इसका नेट निकालते थे और उसी को क्या कर देते थे, टी के साथ टी को बैलेंस कर देते थे, इन दोनों का रिजल्टेंट को। तो वही काम देखो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को याद करो, सिंपल पेंडुलम का जो क्वेश्चन होता था वो होता था T इज इक्वल टू mg। तो ये T को कौन बैलेंस कर रहा है mg, तो ये वाला पार्ट जो है यही फॉर्मूले में यहाँ पर आता था। अभी जो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है, जो हमारी क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इधर QE लग रहा है, इधर mg लग रहा है, तो अब QE और mg का नेट फोर्स निकालेंगे ना, QE² सॉरी इस होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके T के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने G इफेक्टिव निकालने का क्या तरीका किया, G इफेक्टिव निकालने का तरीका ये किया, G इफेक्टिव इज इक्वल टू टेंशन बाई मास। तो हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा G इफेक्टिव आ जाएगा। तो G इफेक्टिव हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका एक्सेलरेशन निकाल करके और इसका एक्सेलरेशन निकाल करके हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो m से डिवाइड कर दो, फिर वही चीज आ जाएगी। तो ये G इफेक्टिव मेरा आ गया, तो हम फार्मूला में G इफेक्टिव पुट कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, यानी G इफेक्टिव होता है। आई थिंक समझ में आया क्या? अभी भी नहीं आया? देखो फिजिक्स में पूरा यूज होता है पहले का, ऐसा मत समझना कभी भी कि हम एक डायरेक्ट कोई चैप्टर पढ़ लेंगे, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पीछे की चीज को यूज किया जाता है। और आपका न्यूटन्स लॉ आपको नहीं याद है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद है, ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते थे, फिर वो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम में करते थे,
लिफ्ट जा रहा है ऊपर, टेंशन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते थे, ए एक्सेलेरेशन से अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ के देखते थे तो हम बोलते थे कि भाई नीचे की तरफ भी एक एम ए फोर्स लग रहा है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एम ए प्लस एम जी, और ये एम को कॉमन ले लेते थे तो ये जी प्लस ए आता था, इसको हम जी इफेक्टिव बोल देते थे और हम रट लेते थे जी इफेक्टिव। हाँ, जी इफेक्टिव भाई लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव जी प्लस है, और लिफ्ट नीचे जा रही है तो जी माइनस है। तो उसी तरह से अगर परपेंडिकुलर है तो आप पाइथागोरस से मिला के जी इफेक्टिव निकाल लेंगे। ठीक है, इतना सारा एग्जांपल दे दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को कीजिए, ये आपके शायद एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक नीट में आया हुआ है क्या, आपको नीट में है, देखता हूँ क्वेश्चन बैंक तो मिल गया हमको, अगर आया होगा, फिर गायब हो गया, कहीं तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, नीट में नहीं आया है तो कहीं और आया है। खैर जो भी है, अब आसान है, आप कर सकते हो। नहीं, नीट में नहीं दिख रहा हमको, आसान है, बताओ टाइम पीरियड का क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। हाँ, इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर टू द डेट व्हेन इट वाज अनचार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना, पिछले बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, या फिर लिख के बताया किसी ने, 1। ठीक, सही जवाब है, इसी का जवाब है ना। हाँ सही है, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, फॉर्मूला में तो वही लिखेंगे ना, 2 पाई अंडर अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव सही तो हमको पता चलेगा, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एम जी नीचे लग रहा है ध्यान से, और क्यू ई ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर जी नीचे है और ए ऊपर है, ए मतलब क्यू ई बाई एम, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस क्यू ई बाई, क्योंकि एम जी को लिखा है कि ज्यादा है क्यू ई से, इसलिए हमने जी माइनस किया, तो जी माइनस ए, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 पाई एल बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो इस बार जी से तो कम हो गया ना, नीचे नीचे कम हो गया तो टी बढ़ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए आगे। नहीं सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया हो गया, सर। हाँ ये तो हमको याद है, नीट का ही क्वेश्चन है, ये नीट ही का है शायद। बताइए इसको, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। नीट के क्वेश्चन बैंक में नहीं दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। पता नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन कीजिए।
क्या लग रहा है? आ जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना। सर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 और कोई? और किसी का आया? हम्म, नहीं कोई बोल रहा है, चलो करते हैं। क्या होगा अपने आप आ जाएगा। ये Q1 है यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, और यहाँ पे Q2 रखा हुआ है। ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, और वो दे दिया है कि परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, इस पर परपेंडिकुलर यानी ए बी लाइन पे। तो एक काम करते हैं ना, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा नीचे E1। और Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर है। ऐसे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं। ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। ये ई नेट है, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो एक काम करते हैं, कुछ एंगल वेंगल अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, क्योंकि थीटा का रोल आएगा। ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा है? ठीक है। अच्छा, क्या ये 90 माइनस थीटा है? तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी ये थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। चलो, अब थीटा हमको समझ में आ गया, तो हम एक काम यहाँ से कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं इस फिगर से। यहाँ से ये थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए E2 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E2 बाई E1। ठीक है। अच्छा, और इस ट्रायंगल से हम tan थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल से देखो तो ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू x1 बाई x2। तो हम लिख दें इसको x1 बाई x2। ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं आया है, वो Q1 बाई Q2 पूछ रहा है, E2 बाई E1 नहीं पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, E2 को हम क्या लिख सकते हैं? E2 यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या लिखें? K Q2 बाई x2 स्क्वायर। और E1 को हम क्या लिखें? K Q1 बाई x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 बाई x2। हमसे Q1 बाई Q2 पूछ रहा है, तो K और K तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है वो Q2 बाई Q1 आ रहा है। ठीक है, उल्टा कर लेंगे। और ये क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x1 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर, और यहाँ पर है x1 बाई x2। तो x1 से ये x1 एक कैंसिल हो जाएगा, x2 से ये x2 कैंसिल हो जाएगा, और Q1 Q2 को उधर भेज दो, तो Q1 बाई Q2 हो जाएगा। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू x1 बाई x2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। समझ पाए? थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिक्स था बस, और कुछ नहीं, ट्रिगोनोमेट्री, और कुछ इसमें नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, थोड़ी सी बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, कंटिन्यूअस, अभी तो हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ। अब हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना होगा किसी रॉड का। ठीक है, रॉड पे चार्ज रखा होगा ऐसे। ठीक है, हो सकता है किसी रिंग का हमको पता करना हो, रिंग पे चार्ज ऐसे होगा। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और हमको कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर जगह चार्ज है, ऐसा नहीं कि कहीं बीच बीच में हट। ये तो हम अलग बनाने में रखा ना, लेकिन हर जगह चार्ज है। ठीक है, या हो सकता है डिस्क का, डिस्क आपके सिलेबस में नहीं है,
डिस्क का, हो सकता है स्फीयर का, ठीक है ना। मतलब इस तरह से हम चार्ज का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसमें कुछ क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं, जैसे अगर रट की बात करते हैं तो वहां पर एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं लैम्डा, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। ये हम लोग लाइन चार्ज की बात करेंगे, यानी एक किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि रिंग हो गया या फिर रॉड हो गया, तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। और इसका जो फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं वो बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जो चार्ज बाय लेंथ हो गया, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम इसको फॉर्मूला को यूज करेंगे कभी। चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज मिल जाएगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। उसी तरह से फिर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको सरफेस यानी एरिया की बात हो रही है, जैसे डिस्क की बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज बाय एरिया। तो अब अगर सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज निकालना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा चार्ज, ठीक है। उसी तरह से एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रो, ठीक है ना। रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये सब आपने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, यही तीनों सिंबल यूज करते थे, लेकिन वहाँ चार्ज की जगह मास हो जाता था। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग डेंसिटी, सिंपल लैंग्वेज में डेंसिटी बोलते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। तो अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमको चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, रो को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा। तो अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे रॉड का निकालना चाह रहे हैं तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, उसको हम कुछ लेंथ वेंथ मान लेंगे, डीएल मान लेंगे, ठीक है। और उस पर चार्ज को हम डीक्यू मान लेंगे। तो हम डीक्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएल करके, ठीक है ना। डीक्यू लिख देंगे लैम्डा इंटू डीएल। अगर एरिया की बात करेंगे तो छोटा सा एरिया मान लेंगे डीए। इस पर जो चार्ज लिखना चाहेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। उसी तरह से अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में भी एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको डीवी कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर चार्ज निकालना होगा तो हम लिख देंगे रो इंटू डीवी, तो ये हमको चार्ज मिल जाएगा। ये जो डीक्यू चार्ज आ रहा है उसको हम पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे, इसको हम पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखने बहुत अच्छी तरह से आता है, हम उसको लिख लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसीजर हुआ जो कि आपने पढ़ा भी है, आपने जैसे 12th में पढ़ रखा है सब, तो आपको ये सब चीज सिखाई गई होगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर पहले से ही बना रखा है फॉर्मूला कि हमको लिखने का झंझट नहीं पड़े, पहले हमने किसी स्टूडेंट के लिए बनाया था, तो पहले से बना हुआ है तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, जो आपके सिलेबस में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन हमारा काम नहीं है, आप +2 में है, आप +2 में अपने बुक से ड्राइव कर लेंगे। तो अब ये चार्ज रॉड है, ये जो है ना, ये जो रखा है, ये जो दिख रहा है, ये चार्ज रॉड है, ठीक है ना। तो इसमें अब चार्ज नहीं दिखा के लैम्डा दिखाया हुआ है कि भाई चार्ज ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें लैम्डा के टर्म में बात हो रही है। तो इस पी पॉइंट पर, कोई पी पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पता करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका ऑलवेज दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर टू द वायर जो कि यहाँ पर है ई परपेंडिकुलर हम दिखा रहे हैं, और एक दूसरा होगा पैरेलल टू द वायर जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ई पैरेलल। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचेंगे तो ये वाला लाइन क्या है, ये वाला छोटा है और इधर वाला बड़ा है, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो इसी तरफ होगा और इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। अगर लॉजिक से थोड़ा सा सोचेंगे तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो दो तरह से फॉर्मूला रखा हुआ है, एक कॉस के टर्म में दिया हुआ है, एक साइन के टर्म में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो है ना, हम प्रेफर करेंगे कि आप इसी को याद कीजिए, ऊपर वाले को। देखिए यहाँ जो एंगल है ऊपर वाले एंड पे अल्फा बन रहा है, नीचे वाले एंड पर बीटा बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, के लैम्डा बाई डी। डी क्या है, उस पॉइंट से उस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। और पैरेलल कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। परपेंडिकुलर के लिए साइन आया है और पैरेलल के लिए कॉस हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। तो आप इन दोनों को याद रखिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आएगी बात, ठीक है, समझ पाए। तो ये एक सिंपल वायर की वजह से है। अब इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। क्या केसेस हो सकते हैं, ये वायर आपका इनफाइनाइटली लेंथ हो,
लेंथ का वायर हो, यानी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, ठीक है ना। इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है सिंपल कि ये रॉड का दोनों एंड हमको नहीं दिखेगा, इस रॉड का दोनों एंड हमको नहीं दिखेगा। तो उस केस में जब नहीं दिखेगा, जैसे रेल की पटरी आप, हम कहते हैं ना कि भाई रेल की पटरी कभी नहीं मिलती, तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी में मिलती है, इन्फिनिटी में मिलती है, यानी कि वो अगर देखा जाए एक पटरी से दूसरे पटरी का एंड अगर हम एंगल बनाए तो 90 डिग्री बनेगा, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह से बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम अल्फा की जगह 90 रखें तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का बनेगा इन्फाइनिटी लॉन्ग, आई थिंक आगे होना चाहिए, हाँ ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो चलिए हम कर देते हैं। तो ई परपेंडिकुलर जो है ई परपेंडिकुलर जो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सर 90। अल्फा एंगल कैसे 90 डिग्री हुआ वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो समझ में नहीं आया आपको, अच्छा चलिए समझाते हैं, ये समझा देते हैं आपको अल्फा 90 डिग्री कैसे हुआ। ठीक है, ये वायर है, ये वायर है और इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फाइनाइटली यानी कि इसका एंड आपको दिख ही नहीं रहा है। आपके पास पॉइंट ये है, जब इसका एंड आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको, इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंड पर, तो वो कहाँ मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे। हमने एग्जांपल दिया ना रेल की पटरी, रेल की पटरी देखा है ना कभी, वो कैसे चलती है, दोनों ऐसी चलती है ना, पैरेलल चलती है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि भाई कहाँ मिलेगी वो, तो इन्फिनिटी पे मिलेगी, यानी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम भी जब बात करते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की, तो हम बात करते हैं कि उस पॉइंट से जब उस पॉइंट को मिलाएंगे एंड को, तो वो कभी नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, यानी कि हमको क्या कर देना है, जस्ट पर पैरेलल बना देना है। तो ये वाला जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 90 ही तो हो जाएगा। उसी तरह से इधर की बात करेंगे, इधर वाले एंड को मिलाने के लिए, तो इधर के लिए एंड के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब समझ में आई कुछ बात। हाँ सर। ठीक, चलो। तो अब हम बात कर रहे थे दोनों अल्फा, अल्फा 90 हो गया, बीटा भी 90 हो गया, तो अल्फा 90 बीटा 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 के लैम्डा बाई डी हो जाएगा। अच्छा पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस कॉस 90 क्या हो गया, 0 - 0, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट होगा ही नहीं। और हम समझ रहे हैं ड्यू टू सिमेट्री, देखो ये ऊपर वाला जितना पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नीचे वाला जितना पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो दोनों का ये नीचे वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किधर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऑलवेज सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। वही बात को यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है, यहाँ पे फिगर बना के आप लोग भी, हम चाहेंगे कि उसी बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। तो सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ, सेमी इनफाइनाइट का सिंपल मीनिंग होता है कि एक एंड आपको दिख रहा है, ये एक एंड आपके पास है और दूसरा एंड इन्फिनिट, यानी कि कहने का मतलब है ये है कि अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन बीटा मेरा क्या हो जाएगा, बीटा सिंपली 0 हो जाएगा। तो अब आप फॉर्मूला रखेंगे तो ई परपेंडिकुलर भी मिलेगा और ई पैरेलल भी मिलेगा। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पर आप अल्फा को 90 कर दिया, बीटा को 0 कर दिया, तो ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो के लैम्डा बाई डी हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी अल्फा को 90 रख दीजिए और बीटा को 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है आपका ये 90 है 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि के लैम्डा बाई डी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई डी इसका भी आएगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी के लैम्डा बाई डी और पैरेलल कंपोनेंट भी के लैम्डा बाई डी, और उसका नेट क्या हो जाएगा, तो चूंकि दोनों सेम है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो नेट क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, जो आपको पहले से मालूम है। और यहाँ फिगर बना के हमने दिखाने की कोशिश भी की है कि देखिए भाई आपका पॉइंट पी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ए ई परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होगा और ई पैरेलल नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा रट तो ऊपर है तो उसका नीचे होगा, और नीचे होगा मतलब ही माइनस आया, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो ई आ गया। क्लियर, ठीक है ना, दोनों हाँ नोट कर सर। लिया आपने, नोट कर लिया, हाँ फॉर्मूला सर आपको कर कॉपी लिया। करना चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन होना चाहिए, आइए अब इस क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए थोड़ा सा, उसमें इस क्वेश्चन पे वो जो सीखा है अभी इसमें अप्लाई कीजिए। क्या बताइए, आगे क्या का हुआ, भाई नोट करना है। पिछले इसको, ये वाला तो कर लिया था ना, इसको कर लिया था, इसके बाद करो। इसके बाद वाला कर लो।
सर हो गया। हो गया ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो करने की। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और कैसा है सिचुएशन सारा फिगर में दिखा रखा है। ये एल 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 है, ये एल है, लेंथ है, ये एल दे रखा है, ये भी एल है और ये भी एल है। आपका वायर ये वाला है, ये तो डॉटेड लाइन से दोनों एंड को मिला दिया है। तो फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला के बेसिस पर कर लीजिए। परपेंडिकुलर पैरेलल की जगह पे सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप एक्स एक्सिस इधर मान लीजिए, वाई एक्सिस इधर मान लीजिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब एक्स कंपोनेंट, पैरेलल का मतलब वाई कंपोनेंट। अब सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। टू के है लैम्डा कुछ बाय कितना है? 2 2 के लैम्डा बाय रूट 3 √3। एल भी आएगा क्या? आया। ठीक है ना। ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट 0 होगा क्या? एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो सेम हो गया है ना। ये 60 हो गया ना, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। अल्फा 30 है, बीटा 30। वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लाइए, आंसर सही है ये। ठीक है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, इतना हेल्प कर दिया, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसका नहीं हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो कर ही चुके माशाल्लाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ए था, आई थिंक बी भी होना चाहिए। आइए बी पे कीजिए, देखिए क्या है। ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर नहीं है, ध्यान से, ठीक है ना। इन्फिनिटली लॉन्ग रहेगा तो हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है ना। वायर को आगे डॉटेड लाइन से कर देंगे। अब बताइए इसका क्या होगा। के लैम्डा बाय के लैम्डा बाई एल नेट आया क्या? तो हमको तुम दोनों बताया करो, ई का एक्स कंपोनेंट ही बताओ और ई का वाई कंपोनेंट, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर। और अल्फा बीटा भी बता दो, अल्फा क्या आया और बीटा क्या आया। अल्फा 90 और बीटा 0। अल्फा 90 कैसे हो गया? अरे ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, आप इसको मिला दो ऐसे, ये एंड मिल गया तो ये ना अल्फा हो गया। ये कितना होगा, एल और एल है तो 45 होगा क्या? मैंने पहले ही बोला कि इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट देखो, इनफाइनाइट अगर बनाना होगा ना तो ऐसे आगे कुछ डॉट दिखा देंगे और इसके आगे भी ऐसे डॉट दिखा देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर सॉलिड लाइन है तो उसका मतलब है कि वो लेंथ वाला है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये लेंथ वाला है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसको मिला देंगे ना एंड, तो ये मिला देंगे तो अल्फा तो 45 हो जाएगा ना, और बीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, के लैम्डा बाई √2l एक्स कंपोनेंट, और वाई वाई 0 कैसे हो जाएगा, वाई 0 कैसे हो जाएगा, वाई 0 हो रहा है। अल्फा 45 है, बीटा 0 है। ई वाई का फॉर्मूला क्या आया था, के लैम्डा बाई डी, है ना, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इसलिए नोट करो। तो के लैम्डा बाई ये डी तो है एल, कॉस अल्फा का 1/√2 -1, है ना, ऐसे है ना। ठीक है, तो ऐसे ही निकाल के छोड़ देते हैं हम लोग। अब एग्जाम में आएगा, अगर नेट पूछेगा तो नेट निकालने तो आता है, ई वाई मालूम है, नेट कैसे निकालते हैं। नेट निकालने का तरीका होता है ई का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ई के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एग्जाम में अगर पूछता है आगे तो हम लोग बता देंगे, नहीं तो इसको आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। आइए सी भी है क्या देखें, चलिए सी भी है, और भी डी भी है क्या, हाँ डी नहीं है, चलो निकालो सी। देख लो यहाँ ध्यान से क्या है, एल एल दिया हुआ यानी 2 वायर है,
मैं रेड कलर से कर देता हूँ उसको कि समझ में आया, नहीं तो तुम लोग समझोगे कि पूरा स्क्वायर बना हुआ है। ये एक वायर है और एक वायर ये है, ठीक है। और आपको दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस बार पूछ दिया है, पी पर भी और क्यू पर भी। तो कैसे करेंगे? अगर पी की बात करें तो दो वायर है। पहले तो आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी होगा। हम एक काम करेंगे, आपको इसको होमवर्क दे देंगे थोड़ा सा हिंट दे के, ठीक है ना। आप कैसे करोगे, अप्रोच बता दूंगा मैं, सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि लेंदी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आइए मैं हिंट देने जा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। तो आप दो वायर है, आप एक काम करो, इसको वायर 1 मान लो, ग्रीन कलर से दिखा दिया, और वायर 2 मान लो, इसको रेड कलर से, नहीं रेड तो वायर ही दिखा दिया ना, अरे छोड़ो हम मिटा देते हैं, रेड कलर को रेड से दिखाते हैं इसको, ठीक है ना। रेड से वायर 2 कर दिया, ठीक है। चलो अब वायर 1 की बात करेंगे, तो वायर 1 के लिए ये पी पॉइंट जो है ये बीच में है ना, ये स्क्वायर है देख रहे हो। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस वायर 1 का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इधर होगा, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं E1। समझ पाए? ठीक है। अच्छा उसी तरह से वायर 2 के लिए भी ये क्या है, बीच वाला ही पॉइंट है, यानी कि दोनों तरफ एंगल सेम होगा। तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली होगा, और ये हो जाएगा E2। तो आप E1 E2 निकाल के नेट निकाल लोगे, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेन मसला क्या है, मेन मसला है इसका क्यू पर। क्यू पे क्या होगा, अगर हम वाई क्यू के लिए क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 45 और एक एंगल हो जाएगा 0। तो अब देखो इसका दो कंपोनेंट होगा, यानी E1 का दो कंपोनेंट होगा, मतलब सॉरी वायर 1 का, ग्रीन वाले का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, यानी एक्स कंपोनेंट कहेंगे, EX, ठीक है ना। अच्छा और एक वाई होगा, तो वाई किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि वायर सब नीचे है, अगर ऊपर रहता तो नीचे होता। तो ई का वाई कंपोनेंट हो गया, ये ग्रीन वाला। रेड वाले की बात करें तो रेड के लिए ये इधर इधर क्या होगा, ई का वाई कंपोनेंट होगा रेड वाले के लिए। बेसिकली वो उसके लिए एक्स कहेंगे, वो एक्स वाला एक मिनट रुक जाओ, नहीं वाई या एक्स में कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। ये परपेंडिकुलर है तो इधर कर देते हैं इसको ई परपेंडिकुलर, और ये इधर हो जाएगा ई पैरेलल, ठीक है। एक्स वाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसके लिए एक्स वाई अलग हो जाएगा ना। अच्छा और रेड के लिए ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई परपेंडिकुलर होगा, और ये पूरा वायर इस तरफ है तो इधर हो जाएगा ई पैरेलल। तो आप ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर करके आप दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट निकाल लेंगे। मेरे पास आंसर नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी अपने से कर लेंगे, मैंने बता दिया आपको, हिंट दे दिया, ठीक है। कर लेंगे ना, हो जाएगा इंशाल्लाह। सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। कर लेंगे आप लोग, मैं चलता हूँ आगे। ये थोड़ा, ये देखो वायर को कैसे दिखाया है, यहाँ पे वायर को जो दिखा रखे हैं डॉटेड लाइंस, यानी कि इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ये भी इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। दूसरे केस में भी इन्फाइनेटली लॉन्ग है, इन्फाइनेटली लॉन्ग है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये प्लस लैम्डा है, ये भी प्लस लैम्डा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ये प्लस लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो, जीरो, ठीक है ना। ई एट पी जीरो हो गया, खत्म। अच्छा ई एट क्यू, ई एट क्यू कितना हो जाएगा, ई एट क्यू, इसको एक काम करो, इसको वायर 1 मान लो, इसको वायर 2 मान लो, तो दोनों का निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सॉरी डायरेक्शन तो सेम होगा ना। अच्छा आंसर बता रहे हो पूरा फाइनल, 8K लैम्डा बाई 3L, ये है सबका। ये 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सॉरी ग्रीन से दिखाना चाहिए, रेड से। 1 के लिए क्या हो जाएगा, 2K लैम्डा बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से, यहाँ 3L, ठीक है।
और वायर 2, इसको वायर 2 मान लो, वायर 2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, और वो कितना हो जाएगा, एल डिस्टेंस है 2k लैम्डा बाई एल, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर है ये भी इधर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो हाँ ठीक है, यही आएगा 8k लैम्डा बाई 3l, ठीक है, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ। तो आई थिंक अब इसको भी कर लोगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलूं, प्लस माइनस है, कर लोगे। ये देखो, ये सेमी इनफाइनाइट का केस हो गया, ये भी थोड़ा सा देखा जाए तो लेंदी होगा, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें। वायर 1 की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इधर होगा, ठीक है, और एक नीचे होगा, दोनों बराबर होगा, डिस्टेंस क्या है, एल है, तो के लैम्डा बाई एल, याद करो यही तो आया था ना, और ये भी आया था के लैम्डा बाई एल, ठीक है। वायर 2 के लिए भी सेम होगा, प्लस है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा के लैम्डा बाई एल, और एक इधर हो जाएगा के लैम्डा बाई एल, ठीक है। तो ये के लैम्डा बाई एल, ये के लैम्डा बाई एल कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐड होके क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पर आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई एल, और डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। तो नोट कर लो, होमवर्क कर लो, इसको सब कर लेना तुम लोग, दोनों फिगर बना लो, होमवर्क कर लो इसको। ठीक है, पी पर भी निकालना, क्यू पर भी निकालना, ये सब प्रैक्टिस के लिए रहेगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा आई थिंक, सिंपल सा वायर है दो तो। आगे ये थोड़ा डिफरेंट, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन, इसको यहीं पर करते हैं, या आप ही ट्राई करके बताइए। ये ध्यान से देखो, ये 2 वायर है, इसलिए 2 अलग अलग कलर दिखा दिया है, एक प्लस लैम्डा है और एक माइनस लैम्डा है, टी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट ही का तो केस है ना, सेमी इनफाइनाइट ही का तो केस है। तो सेमी इनफाइनाइट में ये तो रेड दिया हुआ है ही, ये ब्लैक दिया हुआ है, ये 1 हो गया, और रेड वाले को 2 मान लो। तो पहले ब्लैक की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई एल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई एल हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट है, डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। रेड की बात करें तो रेड माइनस में है, ध्यान से माइनस में है, माइनस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, वो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई एल, और ये वाला भी नहीं, जीरो नहीं, ये नीचे आएगा ना, ऊपर थोड़ी ना जाएगा, यही तो बोला, इसीलिए बोला कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, नहीं तो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई एल, नेट, ई नेट, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, एक थोड़ा सा ये है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, वायर सेमी इनफाइनाइट वायर ले रहे थे, तो इसके सामने एंगल ले रहे थे, मतलब पॉइंट ले रहे थे, लेकिन इस बार नीचे कर दिया है, वायर यहीं से, यहाँ से ऊपर तक है, पॉइंट यहाँ है। तो देखो एक चीज सिखा रहे हैं, आगे भी काम आएगा। तरीका क्या है, तरीका तो यही है कि आपको पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमने इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है पहले से ही, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करना है, इस पी पॉइंट से दोनों एंड को मिलाना है, तो नीचे वाला एंड तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, और ऊपर वाला तो आपको बता चुके हैं कि वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, यानी कि वो वाली लाइन जो हो जाएगी, वो वाला एंगल जो बन जाएगा, वो क्या बनेगा, अल्फा अगर बोले तो अल्फा मेरा 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये तो मेरा बीटा कहलाएगा ना, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है इसकी, ये 127 है, तो ये कितना हो जाएगा, 127 53 हो जाएगा। अच्छा, ये 53 है तो क्या ये 37 होगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है, आओ पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, पीछे चलते हैं, पीछे आपको फिर से ले जाते हैं। फिगर नहीं बनाया था, हाँ यहाँ पर देखो, ये अल्फा एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है और बीटा एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, और बाय डिफॉल्ट हम अल्फा और बीटा को प्लस लिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है, अल्फा किधर बन रहा है, ऐसे ना, अल्फा का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, और बीटा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अल्फा अगर क्लॉकवाइज बनता है तो वो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लस है,
बीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा तब हम प्लस में लिखेंगे। समझ पा रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं, जो लॉजिक समझाना चाह रहे हैं? ये एंगल नीचे की तरफ बन रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है यानी कि क्लॉकवाइज। तो अल्फा वाला एंगल क्लॉकवाइज बनता है तो प्लस होगा, अगर बीटा वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो प्लस होगा, यानी कि इसमें से कोई भी अगर उलट जाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज बनता है तो इसको माइनस में लिखेंगे, या अल्फा जो है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तब भी उसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो ये जो बीटा जो एंगल बन रहा है ये तो क्लॉकवाइज बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा को हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, तो बीटा हो जाएगा -37 डिग्री। ठीक है, समझ गए इस बात को? लगे हाथ एक चीज और समझा देते हैं जब बात आ ही गई है तो। अगर ये वायर है यहां पर रहता पॉइंट P, ठीक है, तो ये वाला बीटा बनता तो ये आपका प्लस बनता क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ही था। ठीक है, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक और छोटी सी बात बता देते हैं, आगे चल के और भी ये प्रॉब्लम, जो एंगल छोटा होगा वो 90 माइनस में होगा। क्या बोला हमने? यानी जैसे वायर है, ये वायर के रेंज से बाहर पॉइंट है, वायर के रेंज में है तो कोई बात नहीं है, वो दोनों प्लस होगा, लेकिन वायर की रेंज यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, ठीक है ना, अगर वायर के रेंज के बाद बाहर चलते हैं तो अल्फा बीटा दोनों एंगल बनेगा, जो छोटा वाला होगा वो निगेटिव होगा, ये याद रखिएगा, जो छोटा वाला होगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर दो एंगल बना, एक 90 बना, एक 37 बना, तो 37 छोटा एंगल है 90 से, तो इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। तो बीटा की वैल्यू मालूम हो गई -30, अल्फा की वैल्यू मालूम हो गई 90। अब आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ला दीजिएगा, हो जाएगा। समझ पाए? सब हवा में चला गया? चलो करते। ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही था ना फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही, इसको याद रखने का है। k लैम्डा, डी क्या है, यहाँ तो l है, l हो गया, साइन अल्फा यानी कि साइन 90, ठीक है, प्लस साइन -37 लिखेंगे, ठीक है, साइन 90 तो हो गया 1। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, जानते हैं शायद आप लोग, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा, और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, 3/5 ही होती है ना। तो ये आपका ई परपेंडिकुलर आ गया। ई पैरेलल भी तो आ रहा होगा कुछ, ई पैरेलल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आया था, k लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा यानी कॉस 90 माइनस कॉस -37, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस 90 होता है, ये तो k लैम्डा बाई एल हो गया, कॉस 90 होता है 0, और यहाँ पर ये क्या आ गया, ये हो गया cos 37, cos माइनस थीटा तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, जानते हैं शायद, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस ही रह जाएगा, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 4/5 यानी कहने का मतलब ये हो गया कि -4k लैम्डा बाई 5l, और ये कितना हो गया 5 - 3 2k लैम्डा बाई 5l। तो ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया, आप नेट निकाल लोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक, आगे चलें। चलिए हाँ आइए, ये क्वेश्चन कीजिए, ये मोस्टली बुक में ये थ्योरी में दिया रहता है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है इसको, मोस्टली बुक में थ्योरी में दिया रहता है, यानी कि दो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स है, तो आपने देखा कि दोनों वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज है, तो दोनों चार्ज है, तो आपस में दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो वो आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, exerted on one rod by the other will be, आपसे पूछा जा रहा है, ये फॉर्मूला है, थ्योरी में ही रहता है जनरली, तो आपको इसका फॉर्मूला याद भी रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि दो वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग, मैं बना देता हूँ, बना दिया ये,
और दोनों की डेंसिटी इसकी λ1 है, प्लस माइनस देखो यहाँ पर λ1 λ2 दिया, माइनस नहीं दिया है, तो हम दोनों को पॉजिटिव ही मान लेते हैं, ठीक है ना। ये एक हो गया, दूसरे को अलग कलर से बना देते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग है, ये λ2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है d दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इसने इस पर कितना फोर्स लगाया पर यूनिट लेंथ बताइए, क्योंकि टोटल फोर्स तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि देख रहे हो टोटल फोर्स का मतलब ये इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, तो इन्फिनिट हो जाएगा, तो इसलिए पर यूनिट लेंथ ही हमेशा पूछता है। तो पर यूनिट लेंथ निकालने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया तो इस पर चार्ज आया डी क्यू, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, तो λ2 इंटू डी, ये हम आपको बता चुके हैं। तो अब इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और किधर होगा हमने देखा है, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना होगा ये भी हमको याद है, 2k लैम्डा, तो लैम्डा की जगह λ1 है, 2k लैम्डा बाई डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये चार्ज आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन डीएल इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई। तो डी क्यू कितना है, λ2 dl है, और ई कितना है, E1 कह दो इसको, क्योंकि 1 की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं होता, ठीक है ना। तो 2k λ1 बाई डी, इसको अरेंज करके लिख लो, 2k λ1 λ2 बाई डी इंटू डी, आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है, यानी कि डी एफ बाई डी एल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो गया 2k λ1 λ2 बाई डी। ये आपको याद भी रखना चाहिए, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक है, समझ गए। सर फिर से बताइए। फिर से बताऊं, यहाँ पर कह रहा है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर से हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है और λ2, दो चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, λ1 λ2, और ध्यान दो कि इसमें कुछ नहीं कह रहा है या प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है, तो हम दोनों को प्लस मान लिए, माइनस ही मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो मैग्नीट्यूड की बात पूछी जा रही है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, और पूछ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, यानी यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब यह तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा लॉजिकल, तो यही समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों वायर बना लिया, ये λ1 ये λ2, तो दूसरे वायर पे या किसी पहले वायर पे भी कर सकते हो, बात एक ही है, दूसरे वायर पे हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर आपको दिखा रखा है छोटा सा एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट को हमने डीएल लेंथ बोल दिया, ठीक है। तो उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज आ जाएगा डी क्यू, अच्छा डी क्यू चार्ज आ गया, तो डी क्यू को निकालने का तरीका आपको सिखाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी से, तो λ2 इसका क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो λ2 इंटू डी कर दिया, ये चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज है, अब बाकी सबको भूल जाइए आप, ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वायर ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनाया है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हम लोग देख चुके हैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इधर होगा, और कितना होता था, 2k लैम्डा बाई डी होता था, तो यहाँ पर λ1 है तो 2k λ1 बाई डी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है, और चार्ज हमको मालूम है, तो हम फोर्स लिख सकते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने लिख दिया कि भाई फोर्स इतना लिखा, तो डी क्यू की वैल्यू लिख दिया λ2 dl, और ई की वैल्यू दिया 2k λ1 बाई डी। ये हमने फोर्स निकाला, किस पर निकाला, डीएल लेंथ पर, हमसे क्या पूछ रहा है, वन लेंथ पर बताइए, तो डीएल लेंथ पर जो फोर्स निकाला उसको हम डीएफ बोल रहे हैं, तो यूनिट लेंथ पर फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डीएफ बाई डीएल, तो हम डीएफ बाई डीएल को कैलकुलेट कर लिए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी का, तो ये थ्योरी का ही देखो, मोस्टली बुक में ये थ्योरी में ही दिया रहता है, ठीक है ना, तो एज ए क्वेश्चन कर दिया, बात वही है। अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, ठीक है ना। अब सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सर्कुलर आर्क पे तरीका वही है, देखो बेसिक तरीका वही है, कैसे निकालेंगे भाई, तो हम छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पर जैसे हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको अरेंज ऐसा किया है कि जितना पार्ट जैसे उधर लिया, जैसे मान लेते हैं ये एंगल हमने थीटा ले लिया, अगर नीचे भी थीटा ले लेते तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो इसका दो कंपोनेंट होता, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर होता, मतलब सिमेट्रिकल लाइन के अलोंग, यानी ऊपर वाला पार्ट भी सेम और नीचे वाला पार्ट भी सेम। तो उसको जब हम कैलकुलेट करके लाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2k लैम्डा बाई आर, आर क्या है, इसका रेडियस, और ये एंगल जो है, ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल है, ये पूरा का पूरा ये अल्फा एंगल है, तो साइन अल्फा बाई 2, ये आपको याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए,
ड्राइव कैसे करते हैं वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब स्पेशल केस हो सकता है, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग की बात करेंगे, तो सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होगा, ये जो अल्फा है वो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा पाई के बराबर हो जाएगा। तो पाई, हम पाई अल्फा की जगह पाई रख दें तो पाई बाई 2 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 तो 1 होता है, तो ई हमारा सिंपली हो गया 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। ई सेमी सर्कुलर रिंग का 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा, सर्कुलर रिंग के लिए क्या हो जाएगा, लॉजिकली तो हमको समझ में आ रहा है कि हर पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हर पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, अपोजिट वाला। और ऐसे भी यहाँ पर देख लें, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग पे क्या हो जाएगा, के सेंटर पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी हो सकता था, जैसे मान लेते हैं कि हम एक ये वाला एक क्वाड्रेंट में बात करें, तो यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हम पाई बाई 2 की वैल्यू को पुट करेंगे और निकाल लेंगे हमको, यानी कि जो भी एंगल देगा, अगर हमको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में है, हमको जो भी एंगल देगा हम उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये भी साथ में ही है, चलो इसको भी कर लेते हैं। ओ फोन ग्राफ तो यहीं पे दिख गया, क्या हुआ, नोट, अच्छा अच्छा नोट नहीं किया है, कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। एक काम करते हैं, सामने वाला पेज नहीं लाते, ग्राफ है, ग्राफ सामने दिख गया था, पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान ध्यान दिया कि नहीं दिया। हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, वहां से नोट करना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट वहां से करना, वो साफ साफ लिखा होगा, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है ना, इसके एक्सिस पर, जैसे क्या है, ये इसमें मान लेते हैं चार्ज है, पॉजिटिव ही चार्ज मान लेते हैं इसके रिंग पे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, रिंग के सेंटर पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, अच्छी बात है। हम चाह रहे हैं इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, और ये इसका रेडियस r है। वैसे तो कैलकुलेशन करने का वही तरीका है, मतलब निकालने का वही तरीका है कि आप छोटा सा एलिमेंट लेके कर लो, लेकिन खैर मैं यहाँ नहीं करने जा रहा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि दोनों अपोजिट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा ई, ठीक है ना। तो इस ई की जो वैल्यू आती है, अगर इस पर चार्ज मान लेते हैं, इस पर चार्ज मान लेते हैं कि क्यू है, तो ई की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई, नीचे क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता था ना, फॉर्मूला सही लिखा है ना, एक नहीं ग्राफ है आगे, ठीक है, तो खैर यही होगा सही, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। अब मोस्ट इसमें क्या होता है, देखो, अब ये देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है। अच्छा, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 से स्टार्ट हुआ फिर 0 पर पहुंचा, क्या हर जगह 0 है, नहीं है, हर जगह 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 0 से स्टार्ट होकर 0 पहुंचा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी हुआ होगा, है ना, 0 से स्टार्ट होके बढ़ने के बाद घट के 0 होगा ना, और ये भी हो सकता है कि 2-3 बार मैक्सिमम हुआ हो, हमको नहीं मालूम, लेकिन हम जान रहे हैं कि मैक्सिमम तो कम से कम एक बार हुआ होगा, उसके बाद ही जाके 0 हुआ होगा, है ना। तो देखो, अब मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है,
तो तरीका तो ये है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई निकालने का तरीका आप लोग मैथ में पढ़ चुके हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। निकालने का तरीका ये होता है कि फॉर ई को, किसी फंक्शन को ई टू बी मैक्सिमम, तो हमारे पास एक टूल है डिफरेंशिएशन का, मैक्सिमम इन्हें पढ़े होगा। फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे। जब हम इसको जीरो करते हैं, हम करके नहीं दिखा रहे हैं, काफी लेंदी है, तो जब हम जीरो करते हैं तो सॉल्व करके हम आते हैं, तो ये मेरा जो एक्स आता है वो आ जाता है प्लस माइनस आर बाई रूट टू, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट हमको ऐसा मिलता है, एक प्लस में और एक माइनस में, कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कहां पर होता है, तो आर बाई टू पे होता है और माइनस आर बाई टू पे। आर बाई टू और माइनस आर बाई टू का क्या मतलब हुआ, इधर आर बाई टू भी होगा, इधर भी तो होगा, क्योंकि इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, दोनों साइड चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों, तो अब हमको मालूम हो गया कि आर बाई टू पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और माइनस आर बाई टू पर भी मैक्सिमम होता है। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं इजीली। तो आई थिंक आप भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो, ये ई है और ये मेरा एक्स है, ठीक है। तो ग्राफ स्टार्ट हुआ 0 से। अच्छा, एक चीज ध्यान दो कि अगर ये ग्राफ बहुत छोटा है, छोटी वैल्यू ले लें, एक्स की वैल्यू को आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा ले लें, तो नीचे से एक्स गायब हो जाएगा। अगर हम बात करें कि x इज मच मच लेस देन r, तो e जो है मेरा क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाई ये आर क्यूब हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि छोटे वैल्यू के लिए e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। यानी थोड़ा सा छोटे वैल्यू के लिए यहाँ से लाइन जो है स्टार्ट होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके बाद बढ़ेगी ऐसे सीधी रहेगी, उसके बाद मैक्सिमम होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जाके ऐसे मिलेगी, क्योंकि जीरो इन्फिनिटी पे हो रहा है, ठीक है। यार यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, और ये हो गया आर बाई टू। अच्छा, अब ये ग्राफ इधर भी जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ग्राफ का वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस राइट वाला भी पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम पी पॉइंट की बात करें, तो पी पॉइंट को हम इधर जब जा रहे हैं तो एक्स मेरा पॉजिटिव है और ई भी मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि वो भी राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन इधर के पॉइंट की बात करेंगे, इधर के पॉइंट की बात करेंगे, तो मेरा x तो निगेटिव हो जाएगा, और e को देखो, e भी तो इधर होगा, निगेटिव होगा लेफ्ट साइड में। अगर इस वाले e को पॉजिटिव माना है, तो इस वाले e को हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, और x भी निगेटिव होगा। x निगेटिव, ग्राफ में आते हैं, x निगेटिव और e निगेटिव तो यहाँ है, x निगेटिव यहाँ है। यानी कहने का मतलब है जो ग्राफ मेरा प्लॉट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये ऐसा ही ग्राफ होगा, और समझो कि जस्ट लाइक एक मिरर इमेज हो जाएगा इसका, ऐसे उल्टा, लेकिन उल्टा होगा। कई बुक में हमने देखा है कि ये ग्राफ को ऐसे बना दिया है, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। ग्राफ इधर बनेगा और इधर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आर बाई रूट टू हो जाएगा। समझ पाए? यहां से नोट मत करना, नोट यहां से करना, अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लो, यहां से नोट कर लो, ग्राफ भी सही से बना हुआ है, मतलब ग्राफ को थोड़ा सा आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। तो यहां से नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ रिंग, देख लीजिए फॉर्मूला। ये वाली बात भी हम कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात हम नहीं बोले कि x r से बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, x r से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, r को निगलेक्ट कर लेंगे, तो r को निगलेक्ट कर लेंगे तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी इधर का जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोला के टाइप का होगा, ऐसे, मतलब जो हमने बनाया था वो ज्यादा अच्छा है, ये ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो खैर आप समझ रहे, बना लीजिए। और ये हमने नोट कर दिया कहाँ पर क्या है। हो गया, नोट कर लिए। चले आगे,
कुछ क्वेश्चंस हो गए, कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए। आसान कितना है? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ अभी, पूरा कलरफुल बना रहे हो क्या, रेड ग्रीन सब? चलो कोई बात नहीं, करो। हो गया सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से कुछ आसान आसान क्वेश्चन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट आज खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल की बात करेंगे। खैर अभी क्वेश्चन करो। की पॉइंट पर कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या था याद है? 2k लैम्डा बाई आर और साइन अल्फा बाई 2, यही था ना? पहला वाला 2k लैम्डा बाई आर, हाँ सही है, तो फॉर्मूला बेसिस सेमी सर्कल तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। इधर होगा, डायरेक्शन भी बात करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगा और ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अपने फिगर में डायरेक्शन जरूर दिखाना। चलो इसकी बात करो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट डायरेक्शन किधर होगा? कितना 2k लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई आर, 2 कैसे आएगा? 2 नहीं आएगा ना, इंटू 1/√2, यानी कि √2k लैम्डा बाई आर। 3k लैम्डा बाई आर। ये नहीं आया, ये आया ना? अच्छा एक चीज बताओ हमको, रुक जाओ, मैं इसको मतलब इजी करने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वाड्रेंट में अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात कर लें, या 90 डिग्री होता था π/2, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? ये तो अगर परपेंडिकुलर यह बात करें तो एक तो इधर आएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा? यही आएगा ना, कितना होगा ये? 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पर साइन कितना हो जाता था? π/4 हो जाता था ना, तो ये कितना आ गया? √2, यानी कि √2k लैम्डा बाई आर, है ना, √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अच्छा ये तो आया इधर, और इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री, ठीक है ना? तो कॉस का कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा? k लैम्डा बाई आर। साइन का कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा? k लैम्डा बाई आर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो अब ये आसान है हमारे लिए याद करना कि एक क्वाड्रेंट का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब देखो अब क्या करते हैं, इसको तुमने आंसर निकाल लिया, अच्छी बात है। इसको वायर 1 मान लो, ठीक है, क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट देखे चलो, क्योंकि अगला क्वेश्चन परेशान करने वाला है तुम लोग को। इसको 2 मान लो और ये इसको 3 मान लो। 3 कलर से अलग अलग कलर से दिखाया है। अब रेड कलर की बात करें तो रेड कलर का 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इधर होगा, कितना होगा? k लैम्डा बाई आर, समझ गए थे यहाँ पर बताया अभी आपको, और ये इधर होगा k लैम्डा बाई आर। हम सीधे मतलब कंपोनेंट में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा वायर 2 की वजह से, अब ये है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो कितना हो जाएगा? k लैम्डा बाई आर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो क्या हो जाएगा? k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब वायर 3 की वजह से देख लो, वायर 3 की वजह से एक कंपोनेंट इधर होगा और वो कितना हो जाएगा? k लैम्डा बाई आर, और एक कंपोनेंट इधर होगा, वो कितना हो जाएगा? k लैम्डा बाई आर। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों डायरेक्शन में एक k लैम्डा बाई आर कैंसिल हो जाएगा, एक k लैम्डा बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो है हमारे पास क्या बचेगा? एक बचेगा k लैम्डा बाई आर नीचे, और एक बचेगा इधर k लैम्डा बाई आर। समझ पा रहे हो? दिखाई दे रहा है आपको? सॉरी, k लैम्डा बाई आर। तो इसका नेट क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है ना? तो ये याद रखना काफी इजी रहेगा, इससे हमको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये यहाँ तक अलग वायर है प्लस लैम्डा, और यहाँ से नीचे का अलग वायर है माइनस लैम्डा। फिर सी वाला आंसर 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, ऊपर नीचे दाएं बाएं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है ना? समझ में आया सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया? चलो
तो हमने समझा दिया, इसलिए सही आंसर है 2k लैम्डा बाई आर और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। चलो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये देखिए, ये पी पॉइंट दिया नहीं है। अच्छा ये आर है, आर आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। अब बताइए, चार्ज देखिए ध्यान से, प्लस माइनस दोनों है। आह, आया कुछ? KQR. KQ के क्यू by बाय root 2 R square. √2r²। डायरेक्शन Minus Q. मतलब इधर? नहीं सर, अरे इधर कैसे होगा, इधर होगा। फिर होगा। हाँ इधर होगा, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि मुझे बताना चाहिए? बोलिए अदर्स लोग। ये किस सेंटर का बताया? वर्धमान बॉयज ने, है ना? ठीक है, और बताइए, और जगह के लोग बताएं हमको। समझ में आ गया कि बोलना पड़ेगा? बताइए जरा। बताऊं मैं? देखो दोनों चार्ज रिंग है, एक प्लस है एक माइनस है। एक काम करते हैं, मेरे पास तो ऑप्शन है, इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, सब कुछ आइडेंटिकल है। और इवन की डिस्टेंस जहां पूछ रहा है वो भी आइडेंटिकल है, सेम टू सेम, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आना चाहिए। तो रेड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पाएगा वो इधर होगा, और ग्रीन की वजह से जो आएगा वो भी इधर ही होगा, ठीक है। और दोनों सेम होगा, ये तो हमको समझ में आ रहा है। वो कितना होगा, फॉर्मूला हमको रटा हुआ है अभी, के क्यू, मैं फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ, के क्यू एक्स, और यहाँ पर r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। अब x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, के क्यू एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और नीचे भी r², और यहाँ पर क्या है, x की जगह r, तो r² की पावर 3/2। तो क्या हो गया, के क्यू r, और नीचे देखो 2r² हो जाएगा, 2r² की पावर कितना हो गया, 3/2। तो एक काम करते हैं, r को तो बाहर ले लेते हैं, के क्यू और r, और यहाँ पर r³ हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 3/2 अलग से लिख लेते हैं, r से ये r² हो जाएगा। ये आ गया हमारा के क्यू बाई r²। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 की क्यूब का बाई रूट, यानी कि √8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ई आ गया, और हमको तो दोनों को ऐड करना है ना, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट तो सिंपली 2e हो जाएगा। तो 2k³ बाई r², और इसको लिखेंगे 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया k³ बाई √2r²। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में डरावना था लेकिन था सिंपल, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फिगर समझ में आ रहा है? मैं सामने से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक रिंग है सामने से, r रेडियस का, एक और रिंग है, मतलब उसका कंसेंट्रिक रिंग हो गया, ये 2r है, और सामने आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर के पॉइंट पर आपको r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप फिगर देख लीजिए वहां पे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज, सिंपल। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। सर 0। जीरो कैसे हो जाएगा, दोनों सेम थोड़ी ना, सेम रहता तो 0 हो जाता। एक का रेडियस 2r है और एक का रेडियस r है, ठीक है ना, रेडियस का फर्क पड़ जाएगा ना।
फिर वही काम करो, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, ठीक है ना। इस छोटे वाले को 1 मान लो और इस बड़े वाले को 2 मान लो। तो छोटे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसको E1 लिख लो, और बड़े वाले के लिए इधर होगा, उसको E2 लिख लो। कौन ज्यादा होगा, E1 या E2? ज्यादा कौन होगा? क्योंकि बराबर तो नहीं हो सकता ना, रेडियस अलग अलग है। के लिए ज्यादा होगा। कौन? रेड वाला 1, हाँ ठीक, क्योंकि रेडियस कम है ना। फॉर्मूला में तो रेडियस आता था, नीचे में आता था वो। तो जिसका रेडियस कम उसका ई ज्यादा। तो आंसर क्या है फाइनल? के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट दे दूं क्या? हाँ बोलो। 1 बाई 2√2 माइनस 5√5, सही जवाब। और डायरेक्शन हो गया इधर। ठीक है, सबका आ गया होगा। अब तो सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है और आंसर मेरा आ जाएगा। क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आंसर सही है, ये नोट कर लीजिए, फिर से कर लीजिएगा अपने पास। फाइंड z सो दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। और भी है आगे। ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। आया कुछ? या अल्लाह। नहीं, फिर पावर चला गया। बहुत दिक्कत है भाई। नहीं हो रहा है, रुक जा, पावर आने दो। हाँ, पावर आ गया, 1 मिनट। तो आपको करना क्या है इसमें कि आपको z बताना है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो अभी तो इक्विलिब्रियम वाला बहुत सारा क्वेश्चन किया है। देखो, इस चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ, क्या? ठीक है, तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ QE, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि हमारा, किसी ने कुछ भेजा, क्यूब बाई 2√q, mgr³। अच्छा, mgr³ बाई 2q kq, नहीं q के नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये जो है बैलेंस करेगा तो QE इज इक्वल टू तो mg हो जाएगा ना।
ठीक है, हमसे z पूछ रहा है, मतलब x की जगह यहाँ z है और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो q e को क्या लिख सकते हैं, k q x की जगह z और अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। mg r³/2q कैपिटल Q कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये किसी ने आंसर भेजा है मुझे, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ये किसी ने आंसर लिख के भेजा है मुझे चैटिंग में। भाई के क्यू, ये 2 नहीं है, के है। अच्छा यही आ गया, तो सही है। सर अच्छे से लिखना चाहिए ना, हम कैसे समझेंगे वो K है या 2 है? अरे तो भाई अभी मैंने बोला ना कि ये किसी ने आंसर दिया है, मैंने लिखा, अभी मैंने सॉल्व कहाँ किया, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देख लो क्या आ रहा है। वो तो किसी ने लिखा था और उसने जो लिखा था वो 2 लिखा था, के नहीं लिखा था, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू mg, अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये आ गया k। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, z इज मच लेस देन r, यानी कि r के कंपैरिजन में z को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से z को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, k q q z, और ये z को जब हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू mg। अब निकाल लो यहाँ से, खत्म, आ गया z इज इक्वल टू mg r³ अपॉन k स्मॉल q कैपिटल Q। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आ गया। ठीक है, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। ये इलेक्ट्रिक लाइन, 1 मिनट रुक जाओ, ये 1 मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, हम देखते हैं आगे स्लाइड में क्या है। इलेक्ट्रिक लाइन अभी पहले नहीं बताना चाहिए था, ये कैसे अरेंज किया हुआ है, बड़ा अजीबोगरीब तरीके से अरेंज किया हुआ है। ओ अच्छा, लास्ट क्लास में, अच्छा ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ हो गया। हाँ बोलो, उस पेज पाया क्या? हाँ क्या बोल रहे थे? नोट करना है। अच्छा नोट करना, कर लो। वो अरेंज सही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी हमको नहीं बताना चाहिए, अभी हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहिए, उसके बाद आएगा वो। और कुछ लगता है पेज इधर उधर हो गया, इसको ठीक कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज तो यहीं पर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे उसको, क्योंकि होगा नहीं 3-4 मिनट में। अच्छा आप लोग, एक क्वेश्चन अगर आप लोग से सॉल्व हो रहा है ना, आप जो आपके पास जो बुक है, ऑब्जेक्टिव की बुक है, जो भी आपके पास जो बुक रखी हुई है, उसे सॉल्व कर पा रहे हैं ना? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने पूरा पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मतलब रिंग का ही है सिलेबस में और रॉड का है। बाकी आगे फिर आपको स्फीयर का भी मिलेगा, उसको हम एक कंडक्टर का टॉपिक करके बताएंगे उसमें। तो उसको लास्ट बाद में करेंगे, अभी नहीं। लेकिन रिंग का और रॉड का ये आपको है, तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपसे सबसे सॉल्व